हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फुजूसी बबल में आप लोग का फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर मेरी स्टोरीज आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मेरे एक प्यारे से सब्सक्राइबर जिन्हें रिवेंज माफिया ब्रदर्स का सीज़न 2 चाहिए। सॉरी यार, मेरे पास सच में दीदी दिल से बोल रही है कि दीदी के पास सीज़न 2 का कोई आइडिया नहीं है। जैसे ही मेरे पास कोई भी आइडिया या फिर हिंट मुझे मिला ना, मैं सच बता रही हूँ, मैं आपके लिए ज़रूर स्टोरी लाऊंगी। ओके ना? प्लीज़ तब तक के लिए आप वेट कर लेना। और हाँ, महक आनम जिन्होंने मेरे साथ एक स्टोरी शेयर की है जिसका नाम ट्विंस माफिया ब्रदर्स ऑब्सेशन होने वाला है। ओके, आई होप कि आपको वो, जब तक के लिए आप मैं यानी कि मैं पेनल्टी की क्या कहते यार, मेरे को याद भी नहीं आ रहा, उसके बिहाफ पे मैं वो उस स्टोरी को दे रही हूँ। फिलहाल आप उसे सुनकर एंजॉय करना। ओके ना? मैं जल्दी उसका वन शॉट लाने वाली हूँ। उससे पहले मैं एक शियानवांग वन शॉट लाऊंगी, क्योंकि यार मैं क्या करूँ, बहुत ज़्यादा ही डिमांड आ रही है और मेरी हालत वैसे ही ख़राब हो पड़ी है, जिसके कारण मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पा रही। आप जैसे सुन ही रहे हो कि मेरे बैकग्राउंड में कितनी ज़्यादा नॉइजिंग आ रही है। मैं क्या करूँ यार। बस यही प्रॉब्लम मेरी ज़िंदगी में है। आई होप सो कि आप लोग समझोगे। ओके, तो चलो चलते हैं अपने इस स्टोरी की तरफ। पिछले पार्ट में जहाँ तक हम लोगों ने सुना था, विंग जो कि आ चुका हुआ होता है अपने कंपटीशन के बाद, वही विंग और वांगजी दोनों का एक दूसरे के साथ पेचअप हो चुका होता है। वहीं इन्हीं बीच में कोई ऐसा इविल पर्सन था जो कि इन दोनों को एक साथ देखकर बिल्कुल बिल्कुल भी खुश नहीं था और उसके माइंड में कोई इविल प्लानिंग चल रही होती है। चलो चलते हैं अब आगे। विंग वांगजी इन सबसे अनजान, वो दोनों बस अपने आप में ही खोए हुए होते हैं। वांगजी जो कि कुछ खा रहा होता है लेकिन उसे बहुत ज़्यादा ही तीखा लगता है, क्योंकि वो ज़्यादा तीखा टॉयलेट नहीं कर पाता है। वहीं वांगजी को देखते हैं, जब वो देखता है कि तीखे के मारे वांगजी का पूरा फेस रेड रेड हो चुका है और उसके आंखों से आंसू गिर रहे हैं। विंग उसकी इतनी सी तकलीफ देख के ही काफ़ी हद तक परेशान हो जाता है और वो पैनिक करने लगता है। वो जल्दी जल्दी वांगजी के आंसू को पोंछने लगता है, उसको कुछ स्वीट्स खिलाने लगता है ताकि उसके माउथ का जलन कम हो सके। वांगजी जिसको काफ़ी हद तक जलन फील हो रहा होता है अपने टंग में, लेकिन वो विंग को देखे जा रहा होता है कि ये इंसान इससे मिले हुए उसे कितना समय हुआ है, लेकिन ये उसका कितनी फिक्र कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुका था अपने मन में, न जाने वो क्या क्या सोचने लगा हुआ होता है। और वो विंग को देखे जा रहा होता है, उसकी आंखों से आंसू जो कि अभी भी गिरे जा रहे होते हैं। इधर विंग जो कि काफ़ी फिर से परेशान हो चुका होता है, वो लगातार उसके आंसू पोंछते हुए वांगजी का फेस पकड़ते हुए उसे पूछ रहा होता है कि तुम ठीक तो हो ना, क्या तुम सच में बहुत ज़्यादा ही जलन हो रही है, चलो हम चलते हैं बाहर में, मैं कुछ तुम्हारे लिए ले देता हूँ ताकि तुम थोड़ा सा जलन कम हो। ये तुम्हें कुछ चाहिए मैं ला दूँ? वो जो कि स्वीट्स भी वांगजी के मुंह में डाल रहा होता है और उसे पूछ रहा होता है कि क्या उसे कोई जलन कम हो या फिर उसे कुछ और चाहिए। वांगजी जो कि बस विंग को एक टक देखे जा रहा होता है। वांगजी का ये साइलेंट फेस देखकर विंग को और ज़्यादा ही परेशानी हो रही होती है, उसे डर भी लग रहा होता है। वो वांगजी का फेस पकड़कर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उसे लगातार फिर से पूछना शुरू कर देता है। वांगजी जो कि बिना कुछ बोले सीधे विंग को हग कर लेता है। विंग के फेस को सिर्फ अपने नेक में घुसा कर उसे बहुत टाइटली हग कर लेता है। विंग तो एक पल के लिए रुक ही जाता है, जो वो पूछ रहा होता है वो समझ नहीं पाता। वांगजी के इस सडन एक्शन को वो शांत हो चुका होता है। वहीं वांगजी थोड़ी देर विंग को हग करता है, उसके बाद उसको अपने आप से दूर करते हुए कहता है कि मैं ठीक हूँ, और वो अपने आंसू को पोंछ लेता है। विंग तो काफ़ी हद तक डर चुका था, लेकिन उसे ये जानकर थोड़ी सी शांति मिलती है कि वांगजी ठीक है। वो गहरी सी सांस लेते हुए उसके आंखों पर आंसू को खुद से पोंछते हुए उसके फेस को अपनी तरफ करते हुए पूछने लगता है, क्या सच में तुम ठीक तो हो ना? कहीं तुम्हें सच में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है ना? तुम मुझे बता सकते हो, तुम्हें छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वांगजी जिसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और कहती है, नहीं गगा मैं ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही। अगर होती तो मैं आपको ही बताता, भला मैं किसी यानी कि मैं किसको बताता? अगर मुझे परेशानी होती तो मैं आपको ही बताता ना, मैं ठीक हूँ इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ। वांगजी की ये सारी बातें सुनकर विंग जो कि कहता है ओके फाइन, और वो अब जाकर शांति से बैठता है। वहीं कैंटीन के सारे लोगों ने इस सीन को देखा हुआ होता है, लेकिन कोई कुछ बोल सकता था? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो लोग यहाँ पे कर ही क्या रहे थे, बस एक दूसरे की केयर। तो इसमें वो लोग क्या बोल सकते थे? क्या जाकर सर को शिकायत लगाते कि ये लोग एक दूसरे की केयर कर रहे हैं और हक कर रहे हैं?
ये बेवकूफ़ी वाला काम होता है, इसलिए वो लोग कुछ नहीं करते, बस चुपचाप शांति से ये सारे सीन को देख रहे होते हैं। कुछ बीएल लवर्स थे जो कि एंजॉय कर रहे होते हैं और वो तो ई करके हंस रहे थे, जो कि हमारे जैसे प्यारे प्यारे बीएल लवर्स थे और उन्हें ये देखकर बड़ा मज़ा आ रहा होता है। वो विंग वंग जी जिनका यहाँ पे हो चुका होता है, वांग जी को भी लेकर अपने साथ चला जाता है बाहर। बाहर जाने के बाद वांग जी जो कि उसी एरिया में घूम रहे होते हैं जहाँ पे वांग जी को वो लड़के परेशान कर रहे होते हैं। विंग वहाँ पे जाने के बाद उसके माइंड में कुछ बातें आती है और वो वांग जी से पूछना चाहता था कि आखिर वो लड़का कौन था जो कि ऐसा बोल रहा होता है। वांग जी जो कि विंग के सवालों को समझ चुका था वो, लेकिन कुछ बताना अभी नहीं चाहता था। वो जो कि अपना सिर न में से सिर हिलाने लगता है। विंग जो कि उसे हक करते हुए कहता है ओके फाइन फाइन कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें नहीं बताना तुम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तो कोई बात नहीं है, मैं इंतज़ार करूँगा कि तुम अपनी सारी परेशानी मुझसे शेयर करो ओके। और वो क्योंकि उसके फोrehead पे किस करता हुआ उसे शांत कराता है। वांग जी को यही वार्मथ तो चाहिए था। वो जो कि विंग के बाहों में जाते ही बिल्कुल शांत हो चुका हुआ होता है और बहुत ज़्यादा हैप्पी था विंग के साथ। विंग जो कि वांग जी के स्टडी में उसकी हेल्प भी किया करता था। वांग जी जो कि स्टडी तो करता था, लेकिन विंग ये भी नोटिस करता था कि वांग जी बेमन से ये स्टडी बिजनेस की कर रहा है। वो समझ नहीं पाता कि आखिर वांग जी जब ये नहीं चाहता तो वो भला क्यों कर रहा है। एक दिन विंग जो कि वांग जी से पूछ ही लेता है कि क्या हुआ, क्या तुम ये स्टडी नहीं करना चाहते हो, प्लीज़ मुझे बताओ बॉबे, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे। वांग विंग जो कि वांग जी के फेस को पकड़ते हुए उसे बहुत ही प्यार से पूछ रहा होता है ताकि वांग जी उसी के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके। वांग जी विंग को देखे रखता है। विंग जो कि लगातार उससे पूछे जा रहा था क्या तुम्हें ये स्टडी नहीं करनी है, अगर तुम्हें बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं है तो मत करो, मैं नहीं चाहता कि तुम अपने मर्जी के खिलाफ कोई काम करो, प्लीज़ मुझे बता क्या तुम्हें ये नहीं पसंद। वांग जी जो कि थोड़ी देर विंग को देखता है, उसके बाद नाम में अपना सर हिलाते हुए कहता है नहीं मुझे बिजनेस से स्टडी नहीं करनी है। विंग जो कि वांग जी को देखता है और फिर बोल पड़ता है कि अगर तुम्हें नहीं करनी है तो फिर तुम क्यों कर रहे हो, मत करो इसे, तुम्हें जिसमें दिलचस्पी है जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है तुम वो करो ना। विंग की बातें सुनकर वांग जी उसे देखने लगता है और कहता है क्या मैं कर सकता हूँ। विंग उसे देखता है और कहता है ऑफ कोर्स तुम कर सकते हो, तुम बता तुम्हें क्या करना है, मैं तुम्हारी वहाँ एडमिशन करवाऊँगा हाँ, और तुम वही स्टडी करना जो तुम्हें पसंद है, अपने मर्जी के बिना कुछ भी मत करो क्योंकि आदमी उसमें बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होता है। आदमी को जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो वो वही करे तो उसमें उसके सक्सेस की चांसेस काफ़ी है बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पसंदीदा काम करो ना कि अपने अपोजिट। वांग जी विंग को देखने लगता है, उसके बारे में ऐसा कभी किसी ने नहीं सोचा, वो बस उसे फोर्स करते हैं उनके मर्जी के यानी कि उनके मर्जी के अकॉर्डिंग ही वो उसे काम करवाते हैं, चाहे वांग जी को पसंद हो या फिर ना हो। वो जैसे वांग जी को अपने हाथों का कठपुतली बनाना चाहते हैं। वांग जी जैसे पहली बार किसी ने उसको पंख दिए हैं उड़ने के लिए, वांग जी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो विंग को बहुत टाइटली हग कर लेता है। विंग तो समझ नहीं पाता कि ये बच्चा बार बार इतना ज़्यादा इमोशनल क्या हो जाता क्यों हो जाता है, आखिर क्या मसला है इसकी ज़िंदगी में, क्या ये खुश नहीं है अपने पेरेंट्स के साथ। वो जो कि एक पल के लिए उसके दिल में ये ख्याल भी आ जाता है, फिर वो जल्दी अपना सर झटकते हुए कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई अपने भला पेरेंट्स के साथ खुश क्यों नहीं होगा। वो जो कि इस बात को अपने दिल से दिमाग से भी निकाल चुका होता है और वो वांग जी को बहुत टाइटली हग करते हुए कहता है ठीक है रो मत प्लीज़ ना, तुम्हें पता है ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तुम्हारे आंसू, चलो बताओ तुम्हें क्या स्टडी करना पसंद है, आई मीन किस चीज़ में तुम्हें ज़्यादा इंटरेस्ट है। वांग जी थोड़ी देर हिचकिचाता है, उसके बाद वो विंग को फाइनली बता ही देता है कि उसे डॉक्टर बनना है। वो जो कि साइंस स्टूडेंट है और उसके अच्छे खासे ग्रेड्स भी साइंस में है, लेकिन उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो बिजनेस करे, इसी वजह से उसे बिजनेस की स्टडी करनी पड़ी है। विंग जो कि वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं तुम्हें कुछ भी फोर्सफुली करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अगर डॉक्टर बनना चाहते हो तो मैं चाहूँगा कि तुम वही करो और मैं तुम्हारा सब्जेक्ट जो कि चेंज करवा दूँगा। विंग को वांग जी देखने लगता है, कहता है लेकिन इतना समय हो गया है तो ये मुश्किल, इस पे विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना ज़्यादा पावरफुल है। फिलहाल चलो मैं तुम्हारी स्टडी चेंज करवाता हूँ, चलो चलते हैं प्रिंसिपल के पास। वांग जी जो कि पूछता रह जाता है विंग से क्या क्या आप क्या बोल रहे हो आप, वो ऐसे ही अटकते ही रह जाता है, लेकिन विंग तब तक उसे खींच कर ले जा चुका था नीविंग जी के ऑफिस में। वहाँ पहुँचने के बाद विंग जो कि नीविंग जी को बुलाता है कि प्रिंसिपल सर
निमिंजू विंग की आवाज़ सुनकर ऊपर देखते हुए कहते हैं, अरे विंग तुम यहाँ पे कैसे, क्या हुआ, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है? विंग कहता है, बहुत बड़ी परेशानी आ गई है सर, अब कि मुझे हेल्प चाहिए, क्या आप मेरी हेल्प करोगे? निमिंजू जो कि हंसते हैं और कहते हैं, हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, भला मैं अपने बच्चे की हेल्प क्यों नहीं करूँगा। चलो बताओ क्या परेशानी है तुम्हें? इसमें विंग जो कि वांग जी को अपने आगे लाते हुए कहते हैं कि मुझे इसका सब्जेक्ट चेंज करवाना है। ली मिंजू तो पहले वांग जी को देखते हैं, फिर विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम्हें सच में तुम चाहते हो ये? तुम्हें पता है ना कि ये तुम यानी कि काफ़ी आगे टाइम आ चुका है। तो इस पे विंग कहता है, क्या कोई परेशानी यानी नहीं हो सकता है? नीमिंग जो कि अपने गॉगल्स को ठीक करते हुए कहते हैं, परेशानी तो थोड़ी होगी और हो सकता है, लेकिन तुम्हें पता है ना इसको शुरू से स्टडी करनी पड़ेगी। इस पे विंग कहता है, सर आप फिक्र मत करो, मैं इसकी स्टडी का सारा जिम्मा लेता हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि ये अपने मन पसंदीदा सब्जेक्ट में को चॉइस करे और मैं चाहता हूँ कि ये उसी पे काम करे। नीमिंग जो पहले दोनों को देखते हैं, उसके बाद उसके फेस पे हंसी आ जाती है, कहते हैं, क्या बात है, तुम तो अभी से ही अपने पार्टनर के लिए काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो और उसके करियर के लिए उसकी हेल्प भी कर रहे हो, क्या बात है, तुम तो बहुत ही ज़्यादा जेंटलमैन हो। विंग जो ब्लश करने लगता है नीमिंग जी के बातें पे कहीं ना कहीं वांग जी के फेस पे भी स्माइल आ जाती है। हाँ बिल्कुल, उसका ये बॉयफ्रेंड जो कि बहुत ज़्यादा ग्रीन फैला गया और उससे भी ज़्यादा वो उसकी इतनी ज़्यादा केयर करता है कि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा जो कि उसकी इतनी ज़्यादा केयर करेगा। नीमिंग जी दोनों को देखते हुए कहते हैं, अरे अरे ठीक है, शर्माना बंद करो, चलो आ जाओ और मुझे बताओ कि तुम्हें कौन सी सब्जेक्ट में दिलचस्पी है, तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट चॉइस करना है? वांग जी जो कि बैठ जाता है, उसके बाद वो लोग अपना सारा प्रोसीजर वहाँ पे कंप्लीट करते हैं। निमिंग जो तो उसे देखते हैं, उसके बाद उसके पिछले ग्रेड्स को देखते हैं, वो कहते हैं, वाह सच में तुम्हारी तो साइंस में काफ़ी अच्छी ग्रेड्स आए हुए हैं, तुम्हें तो साइंस ही चूज़ करना चाहिए था, फिर तुम बिजनेस में क्यों आए? वांग जी जो कि अपना सर नीचे कर लेता है कि वो यहाँ पे क्या बताएं कि उसके मदर फादर ने फोर्सफुली उसे बिजनेस की स्टडी के लिए कहा है, वो यहाँ पे कुछ नहीं कहता। वांग जी को ऐसे देखकर भी जो कि समझ जाता है कि वो यहाँ पे कुछ नहीं बताना चाहता, भला ही कौन अपने पेरेंट्स की बुराई करना चाहेगा, इसलिए वांग जी भी चुप रहता है। भी जो कि कहते हैं, वो सर प्लीज़ ये सब छोड़ते नहीं, ये उसका पर्सनल मामला है, वो फ़िलहाल ये हो जाएगा ना? इसमें निमित्त कहते हैं, हाँ हाँ हो जाएगा, बस थोड़ी सा प्रोसीजर लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें भी कहते हैं, ओके, और आप मुझे और कुछ बताना है तो बता दीजिए। वांग जी जो कि चुपचाप बैठा होता है, सारा काम तो विंग ही कर रहा होता है। नीमिंग जो कुछ उसे समझाते हैं प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, आई मीन क्लास के रिगार्डिंग, और कुछ बुक्स वुक्स जो एक्स्ट्रा वो ले ले जिसके कारण उसकी पिछले जो कि उसके नोट्स रह गए हैं वो सब उसका कंप्लीट हो सके। और निमिंग जो कि एक लड़के को बुलाते हैं, विंग जो कि उसे देखकर शौक होता है, कहता है कि सर, इसमें कहते हैं, हाँ बिल्कुल, तुम्हें तो पता ही है कि वेंचिंग यहाँ पे डॉक्टर है। इस पे विंग कहता है, हाँ, और ये उसका भाई है वेनिंग जो कि ये भी डॉक्टर की ही स्टडी यानी कि कर रहा है, तो ये भी साइंस लिए हुआ है और ऊपर से इसको तुम बहुत अच्छे से जानते हो। और तुम्हें क्या क्या लगता है कि ये सही नहीं होगा वांग जी के लिए कि ये उसकी स्टडी में उसके नोट्स से प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा? उसके उसने जितने सारे छोड़ रखे हैं। भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता, कहता है, ये सर थैंक यू सो मच आपका मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। निमिंग जो कहते हैं, अरे कोई बात नहीं है, आखिर तुम मेरे बच्चे हो, आखिर मैं तुम्हारे लिए इतना क्यों नहीं करूँगा। वेनिंग को वांग जी से मिलाया जाता है। विंग भी उसे बताता है कि वो उसका एक तरफ से दोस्त ही है, लेकिन सब्जेक्ट अलग अलग होने की वजह से वो लोग बहुत कम ही मिलते हैं। विंग भी उसकी अच्छे से बातें करता है, हालांकि उतना क्लोज वो किसी के नहीं था मेरे सिवाय विंग के। ठीक है, दोस्त है तो हाँ ऊपरी खापरी वाला दोस्त बनता है ना कि बस जान पहचान तक, तो वो वेनिंग से भी फ्रेंडशिप कर ही लेता है। विंग जो कि वांग जी को विनिंग के साथ जाने को बोलता है ताकि वो जाकर क्लासेस को थोड़ा देख ले, और विंग यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंसिपल से बातें करना चाहता है। वांग जी का जाने का बिल्कुल मन नहीं था विंग को जोड़कर, लेकिन क्या करे, उसे जाना ही पड़ेगा। वांग जी को विंग भेज देता है, हालांकि विंग यानी वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसे शुरू से ही बहुत मन था डॉक्टर बनने का, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसे मना कर दिया था। आज वो बहुत ज़्यादा खुश था अपने सपनों पे काम करने के लिए, और वो विनिंग के साथ जा चुका होता है। इधर विंग को देखते हैं, विंग जो कि निमिंग जो के साथ बैठा होता है। निमिंग जो कि अपने गॉगल्स को फिर से ठीक करते हुए कहते हैं, अच्छा विंग, तो क्या सच में तुम इसके लिए सीरियस हो? विंग कहते हैं, ऑफ कोर्स सर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसके साथ टाइम पास करूँगा? आपको कभी भी ऐसा लगा कि मैं किसी के क्लोज गया
इस पे नीमक जो कहता है नहीं नहीं, मुझे नहीं लगा कि तुम कभी किसी के साथ ऐसा कर सकते हो, मैं बस पूछ रहा था मेरे बच्चे, तुम इतना ज़्यादा नाराज़ क्यों रहे हो, मुझसे मत नाराज़ हो। विंग कहता है नहीं मैं आपसे नाराज़ नहीं हो रहा, मैं बस बोल रहा हूँ कि क्या मैंने कभी किसी के साथ कुछ भी किया आई मीन फेक डेटिंग वोटिंग की जो आप मुझसे बोल रहे हो। और भी जो कि पाउडर बना लेता है नीमिंग, जो उसके पाउडर फेस को देख के कहते हैं अरे तुम तो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारा क्या ही बोलो, 20 साल के हो गए हो और लग रहा है जैसे 3 साल के बच्चे हो। विंग कहते हैं ऑफकोर्स मैं 3 साल का बेबी हूँ। नीमिंग जो हंसने लगते हैं विंग की बातों पे। उसके बाद वो लोग सीरियस हो जाते हैं और वहाँ पे कुछ काम की बातें करने लगते हैं नीमिंग जो कि फिर विंग को बताने लगते हैं कि तुम्हें पता है ना, तुम्हें फिर से जाना होगा, वो बस एक रिव्यू कंपटीशन था, अब तुम्हें फाइनल कंपटीशन के लिए जाना होगा। विंग जो कि अपना सर हाँ में हिलाता है, कहता है कि यस सर मुझे पता है, वो लगभग 10-15 दिन में वो भी आने वाला है। विंग की बात सुनकर नीमिंग जो कहते हैं हाँ क्या तुम इसके लिए रेडी हो ना। नीमिंग जी की बात सुनकर विंग जो कि हाँ में सर हिलाता है। वो दोनों कुछ और बातें करते हैं, उसके बाद वो वांग जी के टॉपिक पे आ जाते हैं और वांग जी के फाइल्स के रिगार्डिंग कुछ बातें करने लगे होते हैं कि वो विंग को क्या क्या करना पड़ेगा, उसे किसी और कॉलेज में भी जाकर थोड़ा सा वहाँ से भी वांग जी के फाइल पे कुछ काम करवाना होगा। इसमें विंग जो कि हमेशा हिला देता है और वो उस फाइल को लेकर वहाँ से चला जाता है, जो कि उसे कुछ काम करना था। बाहर निकलकर वो जो कि गहरी से सांस लेता है, उसके फेस पे जो कि एक स्माइल थी, क्योंकि उसने जो वांग जी की आंखों में चमक देखी थी उसके ड्रीम के लेकर वो चाहता था कि उसका पार्टनर यानी कि उसका बॉबे हमेशा ऐसा ही खुश रहे और वो उसकी खुशी के लिए कुछ भी करेगा। इसलिए विंग जिसके फेस पे स्माइल थी वांग जी को खुश देखकर अब वो वांग जी को ढूंढने चला जाता है, क्योंकि वांग जी ने अब तक तो अपनी क्लास देख ही ली होगी। वहीं विंग जब वहाँ जाता है तो देखता है वांग जी जो कि क्लास में ही बैठा हुआ है और वो सारी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देख रहा है, इसलिए विंग उसे डिस्टर्ब नहीं करता, वो अपनी क्लास के लिए निकल जाता है। विंग अपने क्लास में आने के बाद फिर अपने स्टडी को करने लगाता है। वहीं वो जैसे ही क्लास में आता है एक शख्स को देखते हैं जो कि विंग को घूर घूर कर देखे जा रहा होता है और वो कोई और नहीं बल्कि वेंचर जो कि कॉलेज में आ चुका होता है। उसकी पनिशमेंट कंप्लीट हो चुकी हुई होती है। उसके आंखों में जो कि बदला साफ साफ दिख रहा होता है, वो बस विंग से बदला चाहता था और इसके लिए उसके दिमाग में बहुत ही खतरनाक सा प्लान भी था। अभी वांग जी यानी कि विंग जिसका क्लास चल रहा होता है, कुछ ही देर में उनकी क्लासेस ओवर हो चुकी होती है। अब हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे विंग खड़ा होता है, तभी वहाँ पे शाओ और ली हुसैन वो दोनों भी आ जाते हैं। वो दोनों विंग को जो कि ढीस कर रहते हैं, क्या बात है ब्रो, आखिर तुमने उसे पटा ही लिया लेकिन तुमने हमें पार्टी नहीं दिया, तुम तो बहुत ज़्यादा ही बुरे हो। विंग जो कि हंसता है और कहता है हाँ हाँ मैं तुम दोनों को ज़रूर पार्टी दूंगा, कहाँ बोलो कहाँ चाहिए। नहीं मैं यानी कि विंग की बात बस इतना बोलना ही था कि नी हुसैन बीच में कूद पड़ता है और कहता है कि मुझे तो क्लब में पार्टी चाहिए भाई, बस बात ख़त्म, मैं कितने लंबे समय से क्लब नहीं गया, मुझे पार्टी चाहिए क्लब में। और हाँ खबरदार जो तुमने गगा को बताया भी, गगा के चमचे कहीं के, तुम हमेशा उन्हें बता देते हो कि मैं क्लब जाता हूँ, लेकिन इस बार हम बेस्ट फ्रेंड हैं, समझ में आया, और तुम्हें मुझे पार्टी देनी होगी वो भी क्लब में। विंग की बातें सुनकर शाओ जो कि उसके सिर पे टपली मारते हुए कहता है ये क्लब 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 के अलावा तो इसको कुछ सोचता ही नहीं है, ये स्टडी करने के बाद पता नहीं क्या करेगा, इसको तो क्लब ही खोल के बैठा दो उसमें। विंग यानी कि शाओ की बात सुनने के बाद न्यूज़ीलैंड कहता है ऑफ कोर्स तुमने मेरी दिल की बात कह दी मेरे भाई, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं तो क्लब खोल कर ही उसमें बैठ जाऊंगा और मैं क्लब में मौज करूंगा। तभी शाओ बोल पड़ता है हाँ हाँ, और वहाँ पता चलेगा जितना क्लब के लोगों ने नहीं पिया उससे ज़्यादा तुम पी के बैठे हुए हो। उन दोनों की बकवास सुन सुनकर विंग को हंसी आ रही होती है, क्योंकि सच में वो लोग कॉमेडियन थे और विंग की लाइफ उनकी वजह से बहुत ज़्यादा ही चेयरफुल थी। ये तीनों ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे शुयांग और शुफई आ जाते हैं। शुफई तो विंग से सट के खड़ा हो जाता है और कहता है कि हेलो सीनियर। विंग शुफई की देखते तरफ हेलो नॉर्मली बोलता है, क्योंकि उसे पता है कि वो दोनों वांग जी के कज़न ब्रदर है, तो वो उनसे रूड तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इसलिए वो नॉर्मली हेलो बोल देता है। विंग की इतनी ज़्यादा सॉफ्ट वॉइस सुनकर कहीं ना कहीं ब्लश करने लगा होता है, जो कि देख रहा होता है सब लोग नोटिस से कर रहे होते हैं। नहीं हुसैन जिसकी मुठ्ठियाँ भी जाती हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं शुफई को पसंद करता है। वही शाओ अपना सिर ना में हिलाता है कि वो क्या करे अपने भाई का, वो इसे समझा भी नहीं सकता है कि वो इन दोनों से दूर हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लिए हो चुके हैं। शुफई जो कि बीच में आकर गलत कर रहा है, लेकिन वो अपने भाई का दिल भी तो नहीं तोड़ना चाहता, इसलिए वो चुप ही रहना ज़्यादा ज़रूरी समझता है।
ये लोग यहाँ पे खड़े हुए होते हैं। तभी शुभे कहता है कि हम लोग किसका इंतज़ार कर रहे हैं। तभी विंग कहता है वांग जी का इंतज़ार कर रहे हैं, वो बस आता ही होगा। शुभे तभी कहता है हाँ वांग जी कहाँ चला गया, वो आज हमें क्लास में दिखा भी नहीं। विंग इस पर कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो नहीं पता कि वांग जी उन दोनों को बताना चाहेगा कि नहीं चाहेगा, इसलिए वो चुप ही रहता है। वो बस सारा चीज़ वांग जी पे छोड़ देता है। यही तो है एक बेस्ट पार्टनर की क्वालिटी। जब तक वो अपने पार्टनर से पूछ ना ले कि वो क्या चाहता है, वो किसी और के सामने कुछ भी नहीं बोलता है। पहले ही चुपचाप खड़ा हुआ था, वो बस वांग जी के आने का इंतजार करता है। तभी हमें वांग जी का दिखाया जाता है जो कि गेट से बाहर आ रहा होता है। उसके फेस पे ये बड़ी वाली स्माइल थी, वो जो कि बहुत ज़्यादा ही खुश लग रहा होता है। वांग जी जैसे ही गेट पे आके खड़ा होता है, उसकी नज़र सीधा विंग पे जाती है। हालांकि वहाँ पे खड़े हुए बहुत लोग थे, लेकिन उसे बस एक ही पर्सन का फेस दिखता है और वो बिना कुछ सोचे समझे सीधे विंग की तरफ दौड़ लगा देता है। सब लोग तो उल्लू की तरह खड़े ही रह जाते हैं, ये क्या हुआ। और विंग जब देखता है कि वांग जी दौड़कर उसी के साइड आ रहा है, तो वो 2 कदम आगे आ जाता है ताकि वो वांग जी को कैच कर सके। और वांग जी सीधा आकर विंग के ऊपर जंप लगा देता है और उसे बिल्कुल कोला बेर की तरह चिपक जाता है। विंग बहुत ज़्यादा ही वांग जी को ऐसे देखकर वो उसे बहुत टाइटली हग कर लेता है और वांग जी को लेकर गोल गोल घुमाने लगता है। वहीं वांग जी हंस रहा होता है और उसके फेस पे स्माइल देखकर विंग को बहुत ज़्यादा ही खुशी मिल रही थी। उसके दिल में अलग ही सुकून था। वो वांग जी को देखता है, कहता है क्या हुआ आज, आज तुम बहुत ज़्यादा ही खुश लग रहे हो। इस पे वांग जी कहता है मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू सो मच गगा, आपने मेरे लिए इतना किया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पता है आज मैंने ये सीखा वो सीखा, वो जो क्लास में जो जो कुछ सीखा था वो सब विंग को एक्सप्लेन कर रहा होता है। विंग जो कि शांति से उसकी सारी बातें सुन रहा होता है और हाँ में अपना सिर भी हिला रहा होता है। वांग जी जो कि अभी भी विंग के ऊपर चढ़ा होता है और विंग उसे वैसा ही लेकर जा रहा होता है बाहर। कॉलेज के सारे लोग मुंह फाड़े देखे जा रहे होते हैं, सबके सब अपनी जगह पे फ्रीज हो चुके थे कि ये उन्होंने कौन सा नज़ारा देख लिया भाई। कुछ लोगों ने तो पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था कि ये दोनों कपल हैं, लेकिन जिन्हें नहीं पता था इन दोनों की हरकतों ने सबको बता दिया था। और इन दोनों को कोई फ़र्क पड़ता है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बात करें विंग की, अगर विंग को इजाज़त मिल जाए कि वो सबको बता दे अपनी ये रिलेशन के बारे में, तो उसको मैक दे दो और एक गाड़ी दे दो। वो पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर मैक पे चिल्ला चिल्ला कर सबको बोलेगा कि मैं वांग जी रिलेशनशिप में ओ माय गॉड, विंग का ऐसा हाल था वांग जी के साथ रिलेशन में आने के बाद। और वही ये तो बस कॉलेज की बात थी, सो उसको घंटा नहीं फर्क पड़ा कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा। वो तो बस अपने बावे के बातों में खोया हुआ था। और वहीं उसके सारे दोस्त वो तो बेचारे उल्लू छुछुंदर, कुछ भी बोलो सबकी बनकर खड़े हुए बस उन लोगों को टुकुर टुकुर देखे जा रहे थे कि भाई हम लोग क्या यहाँ से गायब हो चुके हैं, क्या उन्हें हम दिख नहीं रहे, क्या हम मिस्टर इंडिया बन चुके हैं। वो लोग यही सोचे जा रहे थे, लेकिन ये दोनों कुछ नहीं जानते भाई, सब कुछ गायब हो गया। सच में सब लोग मिस्टर इंडिया बन के गायब हो गए। बस इस दुनिया में अभी वो दोनों ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, अब बस एक दूसरे के लिए। इसलिए सबको इग्नोर करते हुए विंग जो कि वांग जी को लेकर चले जा रहा होता है और वांग जी उसके बाहों में ऐसे बैठा होता है जैसे कि वो मस्त चेयर पे बैठा हो और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हालांकि वांग जी ने अभी नोटिस नहीं किया था क्योंकि वो अपने बोलने में ही इतना ज़्यादा गुम था कि वो भूल ही गया था कि वो कहाँ चढ़ के बैठा हुआ है। जब उसे पता चलेगा कि उसने क्या किया है, क्या कौन सा ब्लेंडर किया है, पक्का बता रहे वांग जी की तो क्या हाल होगा वो तो वांग जी ही जाने। फिलहाल अभी वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए होते हैं। विंग जो कि वांग जी को लिया लिया सीधे अपने बाइक पे चला जाता है और वांग जी को आगे बैठाकर वो भी बैठ चुका होता है और कहीं ना कहीं अपनी बाइक पे बैठकर वो स्टार्ट भी करने लगा होता है। वांग जी जो कि विंग के गले लगे अभी भी अपना बोलिंग शुरू कर चुका होता है और वांग जी का अपने बाइक स्टार्ट कर चुका होता है। वांग जी बोले जा रहा होता है और विंग जो कि सुने जा रहा होता है। पूरी कॉलेज जो कि फ्रीज थी और वो दोनों गायब बाइक से। वही विंग जो कि अपनी बाइक लेकर सीधा एक पार्क में जाता है क्योंकि वो कहीं और पे फिलहाल अभी नहीं जाना चाहता था। वो बाइक से उतरता है, वांग जी को फिर से अपने गोद में ही उठा लेता है। वांग जी अभी भी उसके ऊपर कोला बेयर की तरह चिपका ही हुआ था और उसे ले जाकर सीधा वो बेंच पे बैठ जाता है और वांग जी को अपने गोद में बैठाता है। वांग जी जो कि फिर से और भी ज़्यादा जो कि उसने सब कुछ समझा होता है वो सब वांग जी विंग को बता रहा होता है। विंग के हालांकि ये सारी बातें सर के ऊपर से जा रही थी क्योंकि भाई ये साइंस की बातें हैं और वो बिजनेस की स्टडी कर रहा है, इसलिए उसे घंटा समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वो वांग जी को नाराज़ कर सकता है बिल्कुल भी नहीं, इसलिए वो उसकी सारी बातें आराम से सुन रहा होता है और सब में हाँ में सर हिला होता है, शायद उसे समझ में आए या ना आए। काफ़ी देर तक वांग जी विंग को बताने के बाद अब जाकर वो चुप होता है और विंग की तरफ देखता है। विंग जो कि उसके फेस पे स्माइल थी और वो स्माइल के साथ वांग जी की तरफ देख रहा होता है।
वांग जी की बातों में जैसे उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा हो, वैसे वो वांग जी को देख रहा होता है। वांग जी सारी बातें करने के बाद विंग के देखते हुए कहते हैं कि मैंने ये सब सीखा देंगे समझ में बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया। वांग जी को इतना एक्साइटेड देखकर विंग भी खुश हो जाता है और उससे करते हुए कहता है, इसलिए तो मैंने तुम्हारी एडमिशन वहाँ कराई है क्या मेरा लिटिल किडो। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाए और देखो तुम बहुत ज़्यादा खुश हो। विंग के मुँह से फिर से लिटिल किडो सुनकर वांग जी जो कि उसे घूरते हुए कहता है, गगा मैं कोई लिटिल विटिल नहीं हूँ, हाँ मैं 18 ईयर्स ओल्ड हूँ। इस पर कहता है, हाँ तुम तो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गए, मैं इतने ओल्ड इंसान को डेट कर रहा हूँ छः। और वो जो कि ऐसे बोलकर अपना मुंह साइड कर लेते हैं। वांग जी को ये गुस्सा उठा कि ये इंसान अभी उसे बच्चा बोल रहा था और फिर अब उसे ओल्ड बोल रहा है। वो पिंक का फेस पकड़ते हुए कहता है, काका आप मुझे टीस कर दो। इस पर पिंक कहता है, ना ना मेरी इतनी हिम्मत कि मैं तुम्हें टीस करूँ, बिल्कुल भी नहीं बॉबे, मैं तुम्हें टीस नहीं कर रहा। वांग जी जो कि समझ रहा होता है कि विंग उसे टीस कर रहा है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है विंग के साथ। वो जो कि विंग के नेक में अपने फेस को छुपाते हुए कहते हैं, थैंक यू गगा, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे इतना खुशी देने के लिए। आई लव यू, मैं आपसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना। वांग जी जो कि बोलता बोलता कहीं ना कहीं इमोशनल हो चुका होता है। विंग जो समझ रहा होता है वो वांग जी को बहुत ही ज़्यादा हक टाइटली हक कर लेता है, उसे और भी ज़्यादा अपने क्लोज करते हुए कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारी लाइफ में आया हूँ तुम्हारे साथ रहने के लिए, ना कि तुम्हें छोड़कर जाने के लिए। समझ में आया? और तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरी लाइफ में आने के लिए। तुम्हें पता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हें अपने साथ देखकर, तुम्हें अपने पास पाके। दोनों ही एक दूसरे के साथ अपने फीलिंग्स शेयर कर रहे होते हैं। मिंग जो कि वांग जी के एक हाथ में अपने फिंगर्स को फंसाते हुए उसकी तरफ देखता है। दोनों ही अपने उस जॉइंट हैंड को देख रहे होते हैं और एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो हमेशा ऐसा ही रहेंगे, कभी एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। वांग जी अभी बहुत ज़्यादा ही खुश थे। वो जिस पार्क में बैठे हुए थे वहाँ पे फ़िलहाल अभी कोई नहीं था, क्योंकि ये शाम का समय उतना भी शाम नहीं था। जो लोग आते हैं वो लगभग 6-7 बजे के बाद आते हैं। अभी वो लोग 3-4 बजे के करीब पार्क में बैठे हुए होते हैं। वांग जी भी जो कि वांग जी को अपनी गोद में बैठा के रखे होता है, जिसके कारण उसको कहीं न कहीं मन कर रहा था कि वो वांग जी को किस कर बैठे। वहीं वांग जी जो कि विंग के फेस में खोया होता है। दोनों ही एक दूसरे को देखे जाते हैं और देखते-देखते कब एक दूसरे के क्लोज फिर से आ जाते हैं, दोनों ही नहीं समझ पाते हैं। वांग जी खुद इस बार विंग को किस कर रहा होता है और विंग जो कि वांग जी के कमर को बहुत टाइटली पकड़े हुआ था। वांग जी क्योंकि बहुत सॉफ्ट सा किस कर रहा होता है, जिसके कारण पिंक को गुदगुदी आ रही होती है। वो चाहता था कि अभी वंशी को पकड़कर उसमें बहुत ज़्यादा पैशनेट से किस करे, लेकिन फिलहाल अभी वो चुपचाप बैठा होता बस देख रहा था कि वंशी क्या कर रहा है। वंशी जो कि बहुत ही ज़्यादा स्लो और बस पिंक के लिप पे बटरफ्लाई वाली किस कर रहा होता है। वो बस टच करता और दूर करता। पिंक समझ रहा होता है कि वंशी उसे टीज कर रहा है, उसे प्रवोक कर रहा है, लेकिन विंग बस देख रहा था कि वांगची कितनी हद तक जा सकता है। उसे प्रवोक करने के लिए उसे लगा नहीं था कि वांगची कुछ ऐसा कर बैठेगा। वांगची जो कि अपने बॉडी को विंग की बॉडी से रब करने लगा होता है और वहीं विंग जो कि गहरी गहरी सी सांसें ले रहता है। वांगची जिसके फेस पे एक नोटिस सी स्माइल थी, क्योंकि वो विंग की हालत समझ रहा होता है और कहीं ना कहीं उसे मज़ा आ रहा होता है विंग को टीस करने में। वो जो कि अपनी गर्म सांसों को विंग के नेक पे छोड़ने लगा होता है और अपनी बॉडी को और भी ज़्यादा विंग से रब करता है। विंग जो बहुत ज़्यादा ही रेडी टाइट हो रहा होता है और वांग जी को ये सब फील हो रहा होता है। कहीं ना कहीं वो और भी ज़्यादा अपनी बॉडी को विंग के ऊपर प्रेस कर रहा होता है, जिसके कारण विंग की आयें निकल रही होती है और वो अब खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। वो वांग जी को पकड़ते हुए कहता है, वांग जी ऐसा मत करो, तुम तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें पता है नहीं, एक बार मैं भड़क गया, पता नहीं तुम्हारे कहीं मैं तुम्हें हर्ट ना कर दूँ, प्लीज़ बाबू ऐसा मत करो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। लेकिन वांग जी कहाँ रुकने वाला था, आज तो वो अलग ही मूड में था, बहुत ज़्यादा ही खुश था। इसलिए वो चाहता था कि वो अपने हबी को भी खुश कर दे, इसलिए वजह से वो और भी ज़्यादा विंग के ऊपर खुद को फोर्स कर यानी कि रब कर रहा होता है। विंग जो कि खुद पे अब कंट्रोल खो रहा होता है, उसका मन कर रहा था कि वो वांग जी को सीधा पकड़ कर नीचे रख के उसके ऊपर आ जाए। वो वैसा ही करता भी है। विंग जो कि वांग जी यानी वांग जी विंग के गोद में बैठा होता है। विंग सीधे उठ जाता है उसे पकड़ते हुए और वो उसे उसी बेंच पे लेटाकर उसके ऊपर आ जाता है। पूरा पार्क जो कि सन्नाटा था और बिल्कुल भी खाली था, इसी का वो दोनों भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे होते हैं। वांग जी जो विंग को अपने ऊपर देखता है, आज वांग जी की आंखों में भी कुछ अलग था, जो कि विंग भी
देख रहा होता है और कहीं ना कहीं विंग भी ये सब शायद से चाहता है। वो दोनों जो कि फिर से एक दूसरे में खो लेते हैं। विंग जो कि वांग जी को अब जो किस करना शुरू करता है वो बहुत ज़्यादा ही पैशनेट किस कर रहा होता है। वांग जी को बहुत फील आ रही होती है ये सब। अब विंग था जो कि वांग जी की बॉडी से खुद को रब कर रहा होता है। वो जैसे कुछ चाहता है वांग जी से और वांग जी जो कि उसे पूरी तरह से एडजस्ट दे रहा होता है अपने ऊपर। और विंग जो कि और भी ज़्यादा अपने बॉडी को विंग के यानी वांग जी के साथ रब करने लगा होता है। वांग जी जो कि गहरी गहरी सी सांस लेता है। विंग अब उसके नेक पे किस करने लगा होता है और वहाँ पे लपट दे रहा होता है वांग जी, जिसे इसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। और वो जैसे और कुछ विंग से चाह रहा होता है। विंग कि उसे बाइट करने लगा होता है और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा किस और ही किस दे रहा होता है। वांग जी को ये सब बहुत अच्छा लग रहा होता है। विंग अपने हैंड्स सीधा वांग जी के शर्ट के अंदर कर देता है और उसके निपल्स पे ले जाकर उसे बहुत ज़्यादा ही पिंच कर रहा होता है। वांग जी को ये फीलिंग बहुत अच्छी लग रही होती है। और वो भी विंग के एक दो बटन खो चुका था। वो उसके चेस्ट पे अपने हैंड्स को फैला रहा होता है। वांग जी को फील हो रहा होता है कि वांग जी की विंग की बॉडी कितनी ज़्यादा ही मस्कुलाइन है और वो कितना ज़्यादा हॉट विंग वांग जी यानी वांग जी जो कि विंग के स्टमक पे उसके हैंड थे, जिसकी वजह से उसके सिक्स पैक्स जो कि वांग जी को फील हो रहे होते हैं। और वो बस उसे देख रहा होता है विंग के बॉडी पे। जैसे जैसे वांग जी के ठंडे हाथ चल रहे होते हैं वैसे वैसे विंग के बॉडी में भी आग लग रही होती है। दोनों एक दूसरे में बिल्कुल खोए हुए होते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो वहीं पे ही सब कुछ कर डालेंगे। के हैंड्स जो कि वांग जी के पूरी बॉडी से घूमता घूमता उसके पैंट्स के अंदर जा चुके होते हैं और वो कहीं ना कहीं उसके लोअर पार्ट को पकड़कर बहुत ही ज़्यादा रब कर रहा होता है। वांग जी जो कि बहुत ही ज़्यादा उसे प्लेजर फील हो रहा होता है। वो गहरी गहरी से सांसें लेकर और भी ज़्यादा विंग से डिमांड कर रहा होता है और विंग जो कि उसकी पूरी डिमांड को फुलफिल भी कर रहा होता है। विंग जो कि वांग जी को रिलीज करवा चुका होता है, लेकिन विंग अभी भी बिल्कुल वैसा ही था। अब वांग जी की बारी था उसको नॉर्मल करने की। विंग जब वांग जी को पूरी तरह से शांत करा देता है तब वो अपने हैंड्स को बाहर निकलता है, अपने रुमाल से अपने हैंड्स को क्लीन करता है। उसके बाद वांग जी को क्लीन कर देता है। वांग जी जो कि गहरी गहरी से सांस लेता हुआ विंग की तरफ देख रहा होता है। उसकी आंखों में थोड़ी सी शिकायत थी, यानी उसे कुछ और चाहिए था। मगर विंग उसके फोrehead पे किस करते हुए कहता है, नहीं अभी नहीं, जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती। मैं नहीं चाहता कि हम शादी से पहले कुछ भी करें, प्लीज़। ओके, इतना में ही सब्र कर लो। विंग जो कि नहीं चाहता था, वो चाहता था कि शादी के बाद उनके बीच सारी शादी के बाद यानी कि शादी के बीच जो दोनों के बीच में संबंध बनते हैं वो बने। फिलहाल अभी के लिए इतना बहुत है। विंग की बातें सुनकर वांग जी जो उसके उसे बहुत टाइट हाँ करता है ओके फाइन। विंग को जब वो टाइट हाँ करता है तब उसको कहीं ना कहीं विंग की हालत भी समझ में आ जाती है और वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या मैं विंग उसे रोकता हुआ कहता है, कोई बात नहीं है, मैं कर लूँगा, चलो हम चलते हैं यहाँ से। मगर वांग जी उसे नहीं छोड़ता है, यानी उसे जाने नहीं देता है। वांग जी जो कि अभी विंग के लैप पे बैठा हुआ होता है और वो अपने हैंड को धीरे धीरे विंग के पैंट्स की तरफ बढ़ाने लगा था। उसके पैंट्स के बटन खोलकर वो अपने हैंड्स उसके अंदर ट्राउजर के अंदर कर उसे पकड़ लेता है। विंग गहरी सी सांस लेता है, जैसे उसे एक अलग सा ही फीलिंग आया हो। और वांग जी जो कि अब उसे रब करने लगा होता है। वांग जी को ऐसा करता हुआ देखकर विंग जो कि फिर से उसे किस करने लगाता है। दोनों ही एक दूसरे में पूरी तरह से डूब चुके हुए होते हैं। कहीं विंग भी इसे एंजॉय कर रहा होता है। थोड़ी देर में विंग भी जो कि रिलीज हो चुका होता है। दोनों ही एक दूसरे को शांत कराकर वहाँ पे बैठे हुए हैं। तभी वहाँ पे एक कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आती है। दोनों बहुत ज़्यादा ही हड़बड़ा जाते हैं। विंग तो वांग जी को देखने लगता है और वांग जी जो कि विंग के लैप पे बैठा हुआ था वो सीधा उछल के खड़ा ही हो जाता है। और वही विंग अपने पैंट की तरफ देखता है, हाँ बेचारे के चैन वैन सब खुल कर रखे हुए थे। वो जल्दी जल्दी अपने पैंट्स को ठीक ठाक करता है, उसके बाद अपने कपड़े को ठीक करता है और वो देखने लगता है। तब देखता है कि एक बुजुर्ग इंसान जो कि एक डॉग के साथ अंदर आ रहते हैं। उन दोनों को यहाँ पे इतना समय बीत गया था उन्हें पता भी नहीं चला। लगभग 5-6 बजने को थे, यानी कि लगभग 2-3 घंटे से वो लोग उसी पार्क में बैठे हुए होते हैं। वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा ही लाल हो जाता है कि अभी उन दोनों के बीच में क्या कुछ नहीं हो गया। ओह माय गॉड, वो कितना ज़्यादा सेमलेस हो गया था। वो कैसे विंग से डिमांड कर रहा होता है, वो जो कि अपना मुंह कहीं छुपाना चाहता था और अपनी मुंडी इधर उधर करने लगता है। विंग जो कि उसकी हरकतों को नोट कर रहा होता है। वो हंसते हुए कहते हैं, हाँ ये बच्चा ही है सच में, देखो अभी थोड़ी देर पहले कितना ज़्यादा बोल्ड हो रहा था और अभी देखो इसको कितनी ज़्यादा शर्म आ रही है। वो जो कि वांग जी के कमर में हाथ डाल के वो सीधे अपनी तरफ खींच लेता है। वांग जी सीधे जाकर वो विंग के सीने से हिट होता है। अगर वो ऊपर फेस करके देखता है तो विंग जो कि उसे बहुत ही ज़्यादा इंटेंस भरी नज़र से देख रहा होता है। विंग को ऐसे देखता हुआ देखकर वांग जी अपनी निगाहें हटा लेते कहते हैं, वो अभी क्या कर छोड़ो मुझे।
तो विंग कहता है अरे मैंने क्या कहा, मैंने तो बस तुम्हें पकड़ा है, तुम्हें इतने में ही लग रहा है मैं कुछ कर रहा हूँ। हाँ अभी कुछ देर पहले तुम क्या कर रहे थे। विंग की बातें सुनकर वांग जी कर रहा था वो किधर जाके अपना सिर छुपाई, यार कोई तो उसे गड्ढा उठा दे दो। लेकिन वहाँ पे कोई गड्ढे की कोई सवाल ही पैदा नहीं होते। वो जो कि अपना मुंडी सीधे विंग के में ही छुपाना था। गगा मुझे टीच मत करो प्लीज़। अभी विक्की हंसने लगता है और कहता है अरे मैं टीज कर रहा हूँ, मगर मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, तुम तो जो कर रहे थे मैंने तो वही बोला कि अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें तो कुछ और भी चाहिए था लेकिन मैंने दिया नहीं था। तुम कितनी ज़्यादा शिकायत भरी नजरों से मेरी तरफ देख रहे थे और अभी तुम देखो इसमें वांग जी कहते चुप हो जाओ गगा, क्या बोल रहे हो, देखो देखो वहाँ पे कोई कुछ लोग आ गए, आप क्या बोल रहे हो, चुप हो जाना गगा प्लीज चुप हो जाओ। विंग जो कि कहाँ चुप होने का था, उसको जो एक मौका मिल गया था वांग जी को टीज करने का, तभी वांग जी जो कि अपना मुंह हटाने लगते हैं विंग के ऊपर से और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, मगर विंग उसे बहुत टाइटली पकड़ लेता है। कहते हैं अरे भाग कहाँ रहे हो, जरा रुको तो सही। वो दोनों जो कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा अपना टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद विंग जो कि वांग जी को उसके घर छोड़ चुका था और वो वहाँ से अपने घर के लिए वांग जी को लास्ट किस देकर चला जाता है। लेकिन वांग जी को कहाँ पता था कि उसके लिए आज पूरा टर्न ऑन वाला दिन था। वो जैसे ही अपने घर पहुंचता है वो किसी पर्सन को देखकर पूरी तरह से शॉक हो चुका होता है और वो शॉकिंगली उसे देखे जा रहा होता है। वहीं वो शख्स जो कि वांग जी को देखते हुए कहता है हाय वांग जी, आ जाओ। और वो जो कि बहुत ही ज़्यादा जेंटल वे में विंग जी की हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं बहुत ही आराम से, लेकिन वांग जी झट से अपने हाथ को पीछे करता कहते तुम यहाँ। तभी वो उसकी नज़र जाती है उसके मॉम डैड पे, जो कि वो लोग भी स्माइल करते हुए इसके मॉम डैड से बातें कर रहे थे। कहते तुम लीरेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पे वो लीरेन जो कि वांग जी को परेशान कर रहा होता है, उस दिन भी यही लड़का था जो कि वांग जी को परेशान कर रहा होता है, वही आज वांग जी के घर पे आता है। वो लीरेन वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है वांग जी तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम मुझे जानते तो हो, हम दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं, फिर तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो जैसे तुम मुझे नहीं जानते। चलो बॉबे चलो हम चल कर वहाँ पे बैठते हैं, एक्चुअली आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। लीरेन जो कि वांग जी को बोल रहा होता है, वही वांग जी जिसकी दुनिया पूरी 36 डिग्री घूम चुकी हुई होती है। क्या मतलब है बॉयफ्रेंड। और वो अपने मॉम डैड की तरफ देखते हैं जिनको कोई शौक नहीं लगा था, वो जो कि स्माइल के साथ वांग जी की तरफ देख रहे होते हैं। वही लीरेन उसे कहता है चलो भी आ जाओ, और वो वांग जी को फिर से टच करने की कोशिश करता है, मगर वांग जी फिर से 2 कदम पीछे हट जाता है। कहता है तू दूर रहो मुझे, तुम मुझे टच करने की कोशिश मत करना। वांग जी जिसे हल्का हल्का पैनिक जैसा फील हो रहा होता है, उसे लीरेन को देख कर कुछ यादें याद आ रही होती है और वो बहुत ज़्यादा ही घबरा रहा होता है। तभी वांग जी के डैड जो कि उसे अपने पास बुला तो कहते हैं वांग जी यहाँ आओ। उनकी ये सख्त वॉइस सुनने के बाद वांग जी जो कि चुपचाप चला जाता है वहाँ पे। अभी वांग जी के डैड जो कि उसे लीरेन के ही बगल में बैठा देते हैं। वो तब लीरेन और वांग जी एक दूसरे के बगल में बैठे थे, मगर वांग जी उससे काफ़ी दूर सट कर एकदम बैठा होता है सोफे से, ताकि उसकी बिल्कुल भी उसे टच ना हो। फिलहाल वो लोग इस बात को इग्नोर करते हैं। वांग जी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये मेरे घर पे क्या कर रहा है और ये सब चल क्या रहा है। थोड़ी देर में उसे सब कुछ समझ में आ जाता है, क्योंकि लीरेन की मॉम जो कि वांग जी को देखते हुए कहती है कि आपका बेटा सच में बहुत ज़्यादा ही प्यारा है, हमें ये रिश्ता मंजूर है, आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इंगेजमेंट तय कर दें। वांग जी की पूरी दुनिया हिल चुकी हुई थी ये सुनने के बाद। उसकी इंगेजमेंट और किसी से नहीं बल्कि ये पर्सन जिसने उसे कितना ज़्यादा तकलीफ दिया, वो जो कि शिकायत भरी नज़रों से अपने मॉम डैड की तरफ देख रहा होता है कि इन्होंने कभी भी उसकी तकलीफ़ को जानने की कोशिश नहीं की और आज वो क्या कर रहे हैं। वो फिर अपनी गगा की तरफ देखता है, लैंसी से जो कि वो भी वहीं पे खड़े हुए थे, मगर वो कुछ नहीं बोल रहे थे, वो बस शांति से खड़े ये सब देख रहे होते हैं। और विंग को वो यानी वांग जी को इतनी उम्मीद तो थी कि उसके गगा उसे समझेंगे, मगर उसका उम्मीद यहाँ पे वो भी चकनाचूर हो जाता है जब उसके गगा स्माइल करते हुए लोगों से बातें करते हैं। और वो पूरी तरह से निराश हो चुका था अपनी फैमिली के थ्रू। तभी वहाँ पे शुयांग सॉरी हाँ शुयांग और शुफई वो दोनों भी वहीं पे खड़े थे। वो लोग ये सब देख रहे थे। शुफई जिसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल थी कि शायद वांग जी की शादी हो जाएगी तो वो मिस्टर यानी कि क्या कहते यार सीनियर वे को पटा लेगा, और वो यही सोचकर उसको तो थोड़ी सी खुशी ही मिल रही थी। लेकिन वही शुयांग की बात करें, शुयांग को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा होता है वांग जी के लिए। वो वांग जी को देखे जा रहा था कि वो कितनी ज़्यादा दुख में है, लेकिन वो भी वहाँ पे कुछ नहीं बोल सकता था।
वहीं वंग जी के ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि वो भी खुशी थे। हाँ भाई ठीक है, उसके बच्चे की शादी हो रही है, इस घर से जाएगा तो दूसरे घर में शायद खुश रहेगा, वो दोनों वैसे भी बॉयफ्रेंड्स हैं। तो यहाँ पे ग्रैंडपा का वैसा वाला था कि हाँ उनके बच्चे खुश हैं तो फिर ठीक है, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। सारे बड़े जो कि आपस में ही बातें कर रहे होते हैं कि हाँ इंगेजमेंट और मैरिज वो लोग एक ही दिन रखेंगे, क्योंकि वो जल्द से जल्द मैरिज करना चाहते हैं। ये फैसला जो कि लीरेन के मॉम डैड का था और एक तरफ से लीरेन का ही शायद से था। वहीं पंकज के मॉम डैड को देखते हैं जो ठीक है कोई बात नहीं, आप लोगों की मर्जी, आप लोगों को जो अच्छा लगे, उनका यही फैसला था। वो लोग जो कि यहाँ पे ये सब कुछ तय कर चुके होते हैं। वांग जी जो कि एंजाइटी का शिकार हो रहा होता है, कहीं ना कहीं मुझे पैनिक्स भी आ रहे होते हैं। वो जो कि अपने हाथ को एक दूसरे से रब कर रहा होता है। वो जो कि जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना चाहता था, उसे उसे बार बार विंग की यादें आ रही थी। नहीं नहीं, वो अपने सीनियर वे के अलावा किसी से शादी नहीं कर, बिल्कुल भी नहीं, वो उनके साथ ही रहेगा। वो ऐसा नहीं नहीं नहीं, वो जो कि अपने मन में ये सब चीज़ें बरकरार होता है। उसके फोरहेड से पसीना आ रहे होते हैं, जिस पे किसी का ध्यान नहीं था क्योंकि सब अपने आप में ही बिजी थे। वांग जी जो कि अपने माइंड में काफ़ी कुछ सोच रहा होता है, उसे बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी फील हो रही होती है। जो कि अचानक से वहाँ पे खड़ा हो जाता है और वो अपने रूम में सीधा चला जाता है। वांग जी के डैड जिसे बहुत गुस्सा आता है वांग जी के ऐसे बिहेवियर की वजह से, लेकिन फिलहाल अभी उन्हें यहाँ पे बात संभालनी थी। इसी वजह से वो जो कि लेडन के मॉम डैड की तरफ देखते हुए कहते हैं हाँ बच्चा शर्मा गया है, शायद इसी वजह से वो चला गया है, कोई बात नहीं है। इस पर उसके डैड भी कहते हैं लेडन के कि हाँ हो सकता है कि वो शर्मा गया होगा, ठीक है हम आपस में बातें करते हैं। और वो लोग जो कि फिर बिजनेस की कुछ बातें करने लगे होते हैं यहाँ पे, जो कि बहुत बड़ी डील लैंड फैमिली को मिल रही होती है। वो जो कि बहुत ज़्यादा ही खुश थे वांग जी के डैड। तो यहाँ पे ये मालूम चल रहा है कि वांग जी के डैड वांग जी के लिए नहीं बल्कि अपने इस प्रोजेक्ट के लिए खुश हैं, जो कि उन्हें लीरन के मॉम डैड से मिल रहा होता है। यहाँ पे लीरन के मॉम डैड भी बिजनेसमैन हैं, जो कि वांग जी की फैमिली से थोड़े ऊंचे लेवल पे हैं। शायद से यही कारण था कि वो लोग इस शादी के लिए हाँ भरे थे। यहाँ पे जो कि सब चीज़ कंप्लीट हो चुका होता है और वो लोग अपने घर के लिए जा चुके होते हैं। वांग जी अब तक अपने रूम में ही था। वो जो कि विंग को बार बार फ़ोन करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कोई रीज़न की वजह से विंग को कॉल नहीं लग रहा होता है। तभी उसके गेट पे नॉक नॉक की वॉइस होती है। जब वो गेट खोलता है तब वहाँ पे उसके डैड खड़े थे, जो कि उसे बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से झन्नाटेदार थप्पड़ लगा देते हैं, जिसके कारण वांग जी सीधा नीचे गिरता है। उसके लिप्स के कॉर्नर से ब्लड भी आने लगा था और वो शॉकिंगली अपने डैड की तरफ देखने लगता है। वही वांग जी के डैड जो कि वांग जी को देखते हुए कहते हैं तुम जैसा बेटा होना मेरे लिए बहुत ही शर्म की बात है, और तुम्हारे यहाँ पे रिश्ता आया इतना अच्छा और तुम कैसे वहाँ से भागे थे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट वहाँ पे करवाने की। और मैं बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत पे दाग लगे। सो अब से तुम्हारा कॉलेज जाना बंद। 1 हफ्ते के बाद तुम्हारी शादी है, तुम सीधे शादी के बाद यहाँ से जाओगे। उसके बाद उन लोगों की मर्जी, तुम्हें पढ़ाए या फिर ना पढ़ाए, तुम्हें जो करे, और 1 हफ्ते तक तुम इसी रूम में बंद रहोगे। और वो अपनी वाइफ की तरफ देखते हुए कहता है लेनी जाओ जाकर इसका फ़ोन लो। वांग जी जो कि नहीं देना चाहता, मगर लेनी ज़बरदस्ती उसे फ़ोन छीनते हुए कहती है तुम इसी रूम में बंद रहोगे, तुम्हें 2 टाइम का खाना मिलेगा और तुम बस इसी रूम में रहोगे। वो लोग जो कि वांग जी को रूम में लॉक कर चुके थे उसके शादी तक का। ये सब जो कि सब लोग देख रहे होते हैं। लैन सिचन इस पर थोड़ा सा आवाज़ उठाने की यानी कि अपोजिट करने की कोशिश करता है कि नहीं वो वांग जी को बंद क्यों करे, उसे कॉलेज जाने दे। मगर लैन सिचन जिसकी गुस्से भरी निगाहें लैन सिचन को जब पड़ती है तो लैन सिचन शांत हो जाते हैं। वो क्या ही बोल सकते थे, आखिर वो है तो वो उसके डैड ही, तो वो चुप हो जाता है। वो भी यहाँ पे अपने भाई के लिए कुछ नहीं कर पाता। ये सारा चीज़ जो कि शुयांग और शुफई देख रहे होते हैं। शुफई जो कि अब तक खुश हो रहा होता है वांग जी के लिए, उसे अब बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है वांग जी के लिए। वो कहीं ना कहीं सच में वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा होता है कि वो लोग ऐसा वांग जी के साथ कैसे कर सकते हैं। वो दोनों चुपचाप अपने रूम में चले जाते हैं। आज का दिन जो कि ऐसा ही बीत चुका होता है। वहीं हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। विंग जो कि बहुत ज़्यादा ही खुशी खुशी आ जाता है अपने कॉलेज के लिए। आज उसे वांग जी को कुछ बहुत यानी कि कुछ बताना था, क्योंकि उसे इम्पोर्टेंटली फिर से कहीं जाना होगा, 2 दिन के लिए ही सही मगर उसे जाना होगा। और वो जो कि वांग जी को ढूंढ रहा था पूरे कॉलेज में कि ताकि वांग जी उसे मिल जाए और वो वांग जी को बता सके, लेकिन वांग जी उसे कहीं नहीं दिखता। वो फिर देखता है शुफई और शुयांग को। वो उसके पास जाते हुए पूछता है कि वांग जी कहाँ है, तुम लोगों को पता है, मुझे उसे कुछ ज़रूरी काम है, ऊपर से वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा। शुयांग शुफई पहले एक दूसरे की तरफ देखते हैं, उसके बाद वो वांग जी यानी
विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, यानी कि वो सोच रहे थे कि वो क्या बोले, क्या वो बता दे कि वांग जी की क्या कंडीशन है। लेकिन शुफई जो कि शुयांग को रोक लेता है और वो उसे बताने नहीं देता है। वहीं भी जो कि पूछता है तो वो लोग बहाना बना देते हैं कि वांग जी के घर पे उसके पेरेंट्स की थोड़ी तबीयत खराब, इसके कारण वो नहीं आया है। भी जो कि थोड़ा सा तो टेंशन होता है, लेकिन वो क्या ही बोले। वो फिर श्रेयांक को बोल देता है, ठीक है तुम अगर घर जाना तो वांग जी को कहना कि वो मुझे कॉल करे, मुझे उससे बातें करनी है। वो बस इतना ही बोल सकता था और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। पूरे दिन विंग का जो कि मन नहीं लगता है, क्योंकि शाम से उसे निकलना भी जो था, लेकिन उसका वांग जी से कोई रास्ता नहीं होता है। और विंग जो कि निकल चुका होता है यहाँ से, वो उसी काम के लिए 2 दिन बाद वांग जी विंग जो कि वापस भी आ चुका होता है। वो जो जिस काम के लिए गया था वो वहाँ सक्सेसफुल हुआ था और वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। वहाँ से आने के बाद वो निमुंग जी से बातें करता है। निमुंग जी भी बहुत खुश होते हैं विंग के विनर होने पे। वो लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। अब विंग को वांग जी से बातें करनी थी, बताना था कि वो जीत कर आया है, और उसे बताना भी था कि वो क्यों उस बार भी गया था और इस बार भी गया था। लेकिन वांग जी से उसका कोई रास्ता भी नहीं हो पाता है कॉलेज से बाद, यानी कि वो अपने कंपटीशन से सीधा कॉलेज ही आया था और यहाँ से अब वो घर जाने वाला था। घर जाता है तो उसे अलग ही शॉकिंग बात मिलती है और वो बहुत ज़्यादा ही टूट जाता है। वो शिकायत भरी नज़रों से अपनी फैमिली की तरफ देखने लगता है, क्योंकि उसकी फैमिली कि जियांग याली जिनका उन लोगों ने इंगेजमेंट कर दिया है, वो भी जिन जिसवान से, और बिना विंग को बताए हुए। विंग उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। क्या सच में विंग जो कि बहुत ज़्यादा ही शिकायत थी उसकी अपनी फैमिली से, और वो अपनी फैमिली की तरफ देख रहा होता है। तभी मैडम यूँ कहती हैं, क्या हुआ, ऐसे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्या ही फ़र्क पड़ता है तुम रहो या ना रहो, वैसे भी तुम कोई काम तो करते नहीं हो। और ठीक है ना, तुम्हें मालूम चल गया ना कि तुम्हारी शीजे की इंगेजमेंट हो चुकी है, तो फिर ठीक है, अब छोड़ो भी बातों को। मैडम यू जो कि बहुत ही नॉर्मली ये सारी बातें बोलकर वहाँ से जा चुकी हुई थी। सब लोग अपने अपने काम के लिए निकल चुके थे। एक भी अकेला ही वहाँ पे हॉल एरिया में खड़ा हुआ होता है। वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को अकेला फील कर रहा होता है। वो जो कि बेबसी में एक स्माइल करता है, बहुत ही टूटी हुई, जैसे वो अपनी फैमिली से ये तो उम्मीद नहीं करता था कि उसकी फैमिली सच में उसके लिए ये सोच रखती है। वो वैसा ही अब अपने रूम में चला जाता है और वो वांग जी को कॉल करता है, उसका इकलौता सहारा जो कि अभी उसकी दुनिया में है। वो लगातार वांग जी को कॉल कर रहा था, लेकिन वांग जी का कॉल जो कि पिक ही नहीं हो रहा होता है। वो समझ नहीं पाता कि वो क्या करे। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है, जो कि यानी कि परेशान होके बेड पे लेटा हुआ था। तभी उसे एक कॉल आता है और वो जैसे ही कॉल रिसीव करता है और उधर से जो कुछ भी बोला जाता है यह सुनकर विंग और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। विंग जिसके आंखों में हल्के आंसू के परत आ चुके होते हैं, वो रोंदू लड़का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन उसने कुछ ऐसा सुना था जिसकी उसने कभी भी एक्सपेक्ट तो नहीं की थी। वो जो कि एक टूटी सी स्माइल करते हुए ऊपर की तरफ सीलिंग की तरफ देखते हुए कहता है, आखिर क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों? क्या सच में मैं इतना बुरा हूँ कि बस वो लोग मुझसे इतना नफरत करते हैं? आखिर वो मुझसे बोलता तो मैं उसे खुशी खुशी दे देता, वो ऐसा कैसे कर सकता है? मगर हाँ, वो विंग जो कि गहरी से सांस लेता है और वो लगातार फिर से वांग जी को कॉल करने लगा होता है, क्योंकि उसे अभी वांग जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन वांग जी भी जो कि फ़ोन पिक नहीं कर रहा होता है। वो जो कि पूरी तरह से बेड पे लेट चुका हुआ होता है और उसके आंखों के कॉर्नर से आंसू गिर रहे थे। अभी उसे किसी की सहारे की ज़रूरत थी, मगर अभी उसके पास कोई नहीं था और वो बस सीलिंग की तरफ देखे जा रहा होता है। यहाँ से सीन कट कर हम सीधे लैंड मेंशन का सीन देखते हैं। लैंड मेंशन के एक रूम में जो कि वांग जी था और वो बेजान लाश की तरह बेड पे पड़ा हुआ होता है। उसके अंदर जैसे कोई जान ही ना हो। उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल जो कि साफ साफ दिख रहे होते हैं। उसका पूरा फेस जो कि पेल पड़ा होता है और उसकी आंखों के कॉर्नर से बेतहाशा आंसू गिरे जा रहे होते हैं, जो कि उसके इस आंसू का सारा गवाही वो तकिया दे सकता था, जो कि पूरी तरह से भीगा हुआ था वांग जी के आंसुओं की वजह से। वांग जी जो कि इन 2 दिनों में बिल्कुल भी कुछ भी खाया पीने था, वो बस विंग को बहुत ही ज़्यादा याद कर रहा होता है। उसके जबान पे बस एक ही लफ्ज़ था, सीनियर वे, आप कहाँ हैं? प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलिए, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। लेकिन वहाँ कोई नहीं था उसकी सुनने वाला। वांग जी जो बिल्कुल एक लाश की तरह बेड पे पड़ा हुआ होता है, उसके आंखों के सामने
जो कि उसकी आंखें बंद थी और वहाँ पे बस एक ही चेहरा था जो कि विंग का था। दो सोल जो कि बहुत ही ज़्यादा तड़प रही होती है अपने अपने फैमिली की वजह से। वो दोनों एक दूसरे से कब मिलेंगे, क्या वो एक दूसरे से मिल भी पाएंगे, क्या एक दूसरे की कमी को भर भी पाएंगे, ये हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। इसी के साथ हमारा स्टोरी यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप सो कि आपको ये पार्ट पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। नेक्स्ट पार्ट जो कि थोड़ी सी धमाकेदार और थोड़ी इमोशनल भी होने वाली है, तो उसके लिए रेडी रहना। ओके ना, मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय बाय।